नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं मानव संसाधन पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे कि जनसंख्या किसे कहते हैं। जनसंख्या किसी क्षेत्र है, किसी मतलब इकाई क्षेत्र, जैसे गांव, शहर, देश, वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। इसके बाद जैसे लिंगानुपात क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो वहाँ की लिंगानुपात कहलाती है। फिर सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कौन है, तो युवा वर्ग जो है ये सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या। छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं, इसको आप पुस्तक से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं बताऊंगी जो बड़े प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं। जनगणना से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। पहला है लोगों की कुल जनसंख्या, यानी उस देश में लोगों की कुल जनसंख्या कितनी है, ये जनगणना से ही हमको प्राप्त होती है। स्त्री पुरुष की संख्या, एक देश में स्त्री और पुरुष की संख्या कितनी है, ये हमको जनगणना से ही पता चलता है। साक्षरता दर, कुल वहाँ जो जनता है उसकी साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता अलग, पुरुष साक्षरता अलग, ये सब की जानकारी हमको जनगणना से प्राप्त होती है। फिर भिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या, जो 3 आयु वर्ग हम पढ़े हैं, बालक या बालिका, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग, तो कुल इनकी आयु संख्या कितनी है, इतनी आयु के लोगों की संख्या कितनी है, ये हमको जनगणना से प्राप्त होता है। इसी क्रम में और बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कार्यशील, अकार्यशील जनसंख्या, लोगों का आय का स्तर, ये सब भी जनगणना से हमको प्राप्त होता है। इसमें दूसरा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से समझ लेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या या विश्व के विकास में बाधक है। इसको समझाना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या क्या विश्व के विकास में बाधक है। तो इसका उत्तर है कि यह पूर्णतः सही नहीं है। यह पूर्णतः सही नहीं है कि बढ़ती हुई जनसंख्या विश्व के विकास में बाधक है, क्योंकि जनसंख्या यदि कार्यशील है, यानी जनसंख्या में कार्य करने की क्षमता है, तो उस देश का विकास बहुत तेजी से होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या ये पूरी तरह से किसी देश के विकास में बाधक है, ये हम नहीं कह सकते। जनसंख्या ज़्यादा होने से लोगों के उत्पादन और कौशल बढ़ते हैं, क्योंकि जनसंख्या के कारण क्या होता है, कंपटीशन भी होता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ होती है। जनसंख्या से उत्पादन भी बढ़ता है, जनसंख्या से उत्पादन और कौशल बढ़ते हैं। तो ये जो आरोप लगाया जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के या विश्व के विकास में बाधक है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। लेकिन आदर्श जनसंख्या वह होती है जो अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है तो वही कहलाती है आदर्श जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि जो है, इसमें दोनों पक्ष हैं कि विकास में बाधा भी पहुंचाती है और बाधा नहीं पहुंचाती है। जनसंख्या वृद्धि समस्या तब बनती है जब वहाँ पर संसाधन सीमित होते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होती है।
तो लोगों की संख्या जब बढ़ते जाएगी तो स्वाभाविक है समस्या भी वहाँ पर खड़ी होती है। फालतू जनसंख्या क्या होती है, बेकार रहती है, उन्हें पर्याप्त वस्तु और सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है। तो इस प्रकार की स्थिति यदि आती है तो ये जनसंख्या के विकास में बाधा उत्पन्न अवश्य करती है। लेकिन हर हमेशा हम ये आरोप जो लगाते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में बाधक है, ये सही नहीं है। चीन जैसे हम शक्तिशाली देश का उदाहरण दे सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या अभी विश्व में नंबर 1 में है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या का वो लोग सदुपयोग करते हैं। उत्पादन और सेवाओं में निरंतर वहाँ पर विकास हो रहा है। तकनीकी संसाधनों से खोज करके जो संसाधन सीमित हैं उनको उनके विकल्प के रूप में लगातार नित नए खोज किए जा रहे हैं। जैसे पहले जंगल से लकड़ी लाते थे, ये संसाधन था, ऊर्जा संसाधन था। धीरे धीरे इसके विकल्प के रूप में कोयला को खोजा गया। कोयला के बाद खनिज तेल के बाद अभी वर्तमान में से हम देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा को ये ऊर्जा संसाधन के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। तो यदि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रही है और संसाधन के नए नए विकल्प तलाश किए जा रहे हैं, तो बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी प्रकार से विश्व के विकास में बाधक उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन यदि संसाधन सीमित हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि आदर्श जनसंख्या वो होती है जो अपने देश में जो संसाधन है उसके हिसाब से जनसंख्या भी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे देश में संसाधन कम है और जनसंख्या का आकार दिनों दिन बढ़ रहा है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है कि जनसंख्या सीमित होनी चाहिए ताकि सभी लोग अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न को ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। प्रश्न तीसरा, में कि किसी भी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा। किसी भी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात, इसका अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये उस देश की लिंगानुपात कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कि 1000 पुरुष में महिला कितनी है, तो यहाँ पर हम जैसे 940। तो भारत में लिंगानुपात है 940, ये महिलाएं हैं और ये पुरुष की संख्या है। ये इस देश की लिंगानुपात कहलाती है। किसी भी देश में भी लिंगानुपात कम होगा, मतलब महिलाओं की संख्या क्या होगी, महिलाओं की संख्या कम होगी, तो उसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जीवन को चलाने के लिए महिला और पुरुष दोनों की आवश्यकता पड़ती है। यदि महिलाओं की संख्या लगातार कम होती चली जाएगी तो पुरुष वर्ग को महिलाओं को खोजना पड़ेगा। कई पुरुष वर्ग अविवाहित रह जाएंगे। फिर महिलाओं की संख्या लगातार कम होने से जीवन की पटरी भी रुक सकती है। तो इसका सीधा कारण ये है कि यदि किसी क्षेत्र में, किसी देश में महिलाओं की संख्या कम है, लिंगानुपात कम है, तो वहाँ बालक व बालिकाओं के पोषण को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, स्वास्थ्य को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लिंगानुपात कम हो रहा है। तो इस ओर ध्यान देते हुए जो लिंगानुपात कम हो रहा है, इस पर सभी को प्रयास करना चाहिए। तो लिंगानुपात कम होने से मतलब ये मेन प्रश्न है
कि पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है लगातार कम होती चली जाएगी, जबकि स्त्री और पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का होना आवश्यक होता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा। सर महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही बता रही हूँ। इसमें भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम क्यों है? हम जैसे पाते हैं कि भारत में आज भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर, पढ़ने की संख्या कम है। तो इसके क्या कारण हैं? साक्षरता दर कम क्यों है? तो इसका उत्तर है महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर भारत में कम होने के निम्नलिखित कारण हैं, जिसमें पहला कारण है प्राचीन मान्यता। आज भी हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन मान्यताओं को ध्यान रखा जाता है। आज भी महिलाओं को केवल घर का कामकाज, चूल्हा चौका संभालने तक ही सीमित रखा जाता है और पुरुष जो है ये बाहर काम करने जाएगा, ये आज भी बहुत लोगों की सोच है। तो इसी कारण से महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, जिसके कारण महिलाओं की साक्षरता दर में कमी हम पाते हैं, प्राचीन मान्यता के कारण। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र की अपनी सोच। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाओं को शहरों की तुलना में कम पढ़ाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को शिक्षा के कम अवसर मिलता है, ये कई कारण से। ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, सामाजिक बंधनों के कारण। कई बार स्कूल नहीं होने के कारण भी महिलाओं की शिक्षा में ध्यान, लड़कियों की शिक्षा में ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है परंपरावादी सोच। ये परंपरावादी सोच या परंपरावादी परिवार आज भी है। में पुरानी सोच के कारण भी महिलाओं की साक्षरता दर भारत में कम है। आज भी लोग परंपरावादी विचार के हैं। इनका कहना ये है कि लड़कियों को तो शादी करके दूसरी घर जाना है, तो इनके शिक्षा पर हम पैसा खर्च क्यों करें? ये परंपरावादी सोच है, जिसके कारण भारत में साक्षरता दर लड़कियों की कम है। और चौथा है जागरूकता का अभाव। आज भी भारत में कई लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने के कारण उनमें जागरूकता का अभाव है और आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, जिसके कारण वे लड़कियों के शिक्षा पर पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। कई परिवार में ये होता है कि लड़के और लड़की यदि दो हैं तो लड़के की पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं, लड़कियों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो ये चार कारण हैं जिसके कारण भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। ये इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न 5वां। प्रश्न 5वां ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। यदि किसी देश में जनगणना होती है, किसी देश में जनसंख्या की जब जनगणना हुई तो इसमें युवा वर्ग ज़्यादा है। युवा वर्ग ज़्यादा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उस देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जाहिर सी बात है कि किसी देश में
यदि युवा वर्ग ज़्यादा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उस देश की आर्थिक व्यवस्था क्या रहेगी, ये मेन प्रश्न है। आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न है। तो किसी भी देश में यदि युवा वर्ग ज़्यादा है, स्वाभाविक है इसका उस देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर या उस देश की आर्थिक व्यवस्था पर अच्छा प्रभाव ही पड़ेगा। इसका कारण ये है कि युवा वर्ग को कार्यशील जनसंख्या माना जाता है, क्योंकि युवा वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। युवा वर्ग ही ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हम पढ़े हैं आयु में 3 आयु, पहला है बालक या बालिका, दूसरा है युवा वर्ग, ये पहला है बालक या बालिका आयु वर्ग, दूसरा है युवा वर्ग और तीसरा है वृद्ध वर्ग। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होगा, युवा वर्ग को ही कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। बालक या बालिका वर्ग ये भी युवा वर्ग पर आधारित है और वृद्ध वर्ग ये भी युवा वर्ग पर आधारित है। बालक और बालिका चूंकि कम उम्र के होते हैं, 15 साल से कम वाले लोग को इस वर्ग में रखा जाता है। इनका लालन पालन पोषण ये सब की जिम्मेदारी युवा वर्ग की होती है। वृद्ध वर्ग ये 60 से ऊपर वाले लोग को वृद्ध वर्ग में रखा जाता है। तो इनका क्या है, जब युवा थे काम करते थे, वृद्ध होने के बाद ये थक जाते हैं, इनमें काम करने की शक्ति उतनी नहीं होती है, तो ये भी युवा वर्ग पर आधारित होते हैं और युवा वर्ग ही ज़्यादा कार्य करता है, इसीलिए इसको कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में रखा जाता है। तो जिस देश में युवा वर्ग ज़्यादा होगा, जैसे हम पाठ में पढ़े हैं पश्चिम अफ्रीका और यूरोप, पश्चिमी यूरोप दोनों की हम तुलना की, तो पश्चिमी अफ्रीका में 20 साल से कम वाले ज़्यादा है, जबकि यूरोप में 60 से ऊपर वाले लोग ज़्यादा है। तो दोनों ही जगह क्या है, युवाओं की कमी है, तो इसलिए उनको समस्या उत्पन्न होगी। और जहाँ पर युवा वर्ग अधिक है, इस देश का आर्थिक विकास जो है बहुत तेजी से होगा और उस देश का आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए घातक कैसे है? ये 6वां प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए या देश के लिए घातक कैसे है? जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है, तो जब जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है और जनसंख्या की ज़रूरतों को वो देश पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। ये सीधा सीधा एक लाइन में, जब जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होती है तो उस देश में हम कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हुआ है। जनसंख्या में लगातार तेज गति से वृद्धि होना, ये कहलाती है जनसंख्या विस्फोट। चीन जो है जनसंख्या के मामले में आपको पता है भारत विश्व में पूरा नंबर 1 में है, दूसरे में आता है भारत। लेकिन आने वाले समय में यदि भारत में जनसंख्या का रफ्तार इसी तेजी से बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम चीन से भी जनसंख्या के मामले में आगे निकल जाएंगे। तो जनसंख्या विस्फोट ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसके निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला है खाद्यान्न समस्या। जनसंख्या के कारण यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो खाने पीने की वस्तुओं की समस्या उस देश में लगातार बढ़ती रहेगी। जनसंख्या अधिक होने से खाने पीने की वस्तुओं की आपूर्ति भी कम हो जाती है। खाने पीने की वस्तुओं का उत्पादन भी ज़्यादा नहीं हो पाती। यदि उत्पादन होता है तो जनसंख्या अधिक होने के कारण वो खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है। अब इस खाद्यान्न की समस्या के कारण विदेशों से
खाद्यान्न को आयात करना पड़ता है और हमको उस देश को पैसा देना पड़ता है। कोई विदेशी देश हमको फ्री में तो देगा नहीं। तो खाद्यान्न की समस्या ये पैदा होती है और दूसरे देशों से हम लोग खाद्यान्न का आयात करते हैं। ये पहला दुष्परिणाम है। फिर दूसरा है आवास व स्वास्थ्य संबंधी समस्या। आवास व स्वास्थ्य संबंधी समस्या। जनसंख्या अधिक होने के कारण आवास व स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखने को मिलती है। एक घर में, जैसे हम अपने घर का उदाहरण ले लें, यदि एक घर में 15-20 सदस्य हैं तो सबके लिए रहने की भी समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा पूरे समाज का देखिए, पूरे गांव का देखिए, राज्य का देखिए, फिर देश का देखिए, विश्व का देखिए। यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो लोगों के रहने की भी समस्या उत्पन्न होती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आती है। जनसंख्या के अधिक होने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है और लालन पालन पोषण की समस्या उत्पन्न होती है। अब एक परिवार में यदि 7 सदस्य, 8 सदस्य, 10 सदस्य हैं, मान लीजिए, कुछ भी वो कमा के लाते हैं तो केवल पेट भरने के लिए वो खाते हैं। एक दिन में जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उतनी हर सदस्य की को आपूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए फिर क्या होता है, वो बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। जब बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं तो उनको तरह तरह की बीमारी होती है और ये जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है। ये जनसंख्या कारण है। जैसे एक हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे तो एक चित्र दिया रहता है। क्या चित्र दिया था? एक तरफ माँ पिताजी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, दूसरी तरफ माँ पिताजी हैं, उनके 7 बच्चे। तो जो 2 बच्चे वाले परिवार हैं, बढ़िया बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, उनके घर में सुख शांति। और जो 7-8 वाले परिवार हैं, उनके घर में आप देखेंगे हमेशा लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा होती है और बच्चा उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, मम्मी पापा लोग सिर पकड़ के बैठे हैं। तो इस चित्र से ही बहुत कुछ इस विषय पे हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। फिर तीसरा है बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बेरोजगारी की भी समस्या उत्पन्न होती है। बेरोजगारी की समस्या, सबको रोजगार नहीं मिल पाता है। आज भी जैसे आप पढ़ते होंगे समाचार पत्र में, यदि कहीं पर मान लीजिए 100 पोस्ट है तो उसके लिए 10,000 से भी ज़्यादा आवेदन जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। इसी क्रम में यदि कोई श्रमिक है तो एक काम के लिए बहुत सारे श्रमिक आ जाते हैं काम करने के लिए। ये दर्शाती है बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है। इसको तो बेरोजगारी की समस्या भी आती है। और चौथा है निम्न जीवन स्तर। जनसंख्या विस्फोट के कारण लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। जीवन स्तर निम्न का मतलब ये होता है कि परिवार की सदस्य ज़्यादा होने के कारण उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, इसकी भी आपूर्ति नहीं हो पाती है। लोग फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, जो मिला उसको खा लेंगे, पेट भर लेंगे। झोपड़ी में रह रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है तो फटा पुराना है, घर भी ठीक ठाक नहीं है। फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं। तो ये सब जीवन कहलाता है निम्न जीवन स्तर। ये जनसंख्या विस्फोट के परिणाम हैं। इसके बाद और 2-3 प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि 15-20 मिनट से भी ज़्यादा समय हो गया होगा। तो अगले वीडियो में मैं और 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर बताऊंगी।